उन्होंने लंच भी नहीं करवाया, बोले आपका, और सबसे बड़ी न्यूज थी कि आपका इंटरव्यू प्रेसिडेंट साहब खुद लेने वाले हैं। तो So, bhai, welcome everyone to this podcast. So, welcome everyone to our channel. First of all, this is DGSSB, and in today's podcast, we have a very special guest in front of us, Uditya Parihar ji. कैसे हैं भाई? वेरी फाइन। फिट एंड फाइन, ओके। तो उदित्य परिहार जी का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, इसके पहले वो कंटिन्यू करें। So Uditya over here has gotten recommended for the NDA 155th course. एंड यहाँ पे जिनको भी लगता है कि एनडीए में रिकमेंड होना हलवा है, भाई हलवा नहीं है, बहुत बहुत जान लगती है, ठीक है, बहुत जान लगती है, वो भी हम पता करेंगे। तो राइट उदित्य ओवर हियर हैज गॉटन रिकमेंडेड इन द एनडीए 155th कोर्स। तो इस पॉडकास्ट का मेन एम है कि हम लोग थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाएं। अगर कोई एस्पिरेंट्स इसे देख रहे हैं तो आप इसे देखें, आपको कुछ भी सीख मिलती है, आप इसको लीजिए। आप कभी एसएसबी देने जाएंगे, कभी एसएसबी देने नहीं भी जाएंगे, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। So I hope you have a good time and let's get started with the podcast. तो उदित्य भाई, कैसा लग रहा है डीजीएसएसबी पे आके आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी सोचा था कि डीजीएसएसबी में आने जितना आपको वो मिलेगा? सोचिए कितने बड़े पोजीशन पे आ चुके हैं। नहीं सोचा था मैंने ये तो। चलो भाई बढ़िया, अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। तो उदित्य भाई, गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। आप कहाँ से हो, ठीक है, आपके फादर मदर क्या करते हैं, स्कूलिंग कहाँ से करी है आपने, एंड ये जो अनफॉर्चुनेटली अब फौज में जाने वाले हो, इसका कीड़ा कहाँ से चढ़ गया? ठीक है, तो व्हाट वाज द मोटिवेशन टू गो टू फौज, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। चलिए, ओवर टू यू। तो आई बेसिकली बिलोंग टू भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एंड जो फौज के कीड़े की बात करी वो मेरे फादर को देख के ही चढ़ा था। इज इन एएसआई इन सीआरपीएफ, ऑल्दो इट इज अ पैरामिलिट्री, बट वो मिलिट्री वाली फील आ जाती है। बचपन से उनको यूनिफॉर्म में देखा है, तो वो था अंदर की यूनिफॉर्म वाली ही जॉब करनी है। तो ऑफ कोर्स वहां से कीड़ा काटा है और अब तक अंदर ही है, वो बाहर निकल नहीं पाया है कीड़ा। और देन माय मदर इज अ होम मेकर, and I have done my schooling from BD Public School in my hometown only. After 10th I shift to PCM as I am clear with my mind कि मुझे करना तो एनडीए ही है। तो उसके बाद मैंने PCM लिया एंड देन I have done my 11th and 12th एंड देन उसके बाद मैंने एनडीए 2 2020-23 वाला मैंने जो फर्स्ट रिटन दिया था अपना 12th पीरियड में, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट क्लियर दैट, रिटन क्लियर नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा कोई ना, ठीक है करते हैं। फिर मैंने एनडीए 2024 वाला जो रिटर्न था उसको करा, उसमें मेरा क्वालिफाई हुआ फर्स्ट रिटर्न। देन बट अनफॉर्चुनेटली गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम भोपाल, 21 एसएसबी भोपाल थी। अच्छा लगा, बट कॉन्फ्रेंस आउट हुए तो थोड़ा बुरा भी लगा। उसके बाद फिर दूसरी बार देने गया एसएसबी फ्रॉम जलंधर वालों ने तो स्क्रीन आउट ही कर दिया, उन्होंने तो अंदर भी नहीं बुलाया भाई। तो बेइज्जती करने वाले सीधा। तीसरी बार गया फ्रॉम बैंगलोर वाले अच्छे थे, 17 एसएसबी वाले तो काफी अच्छे थे, उन्होंने वेलकम किया, रिकमेंड भी कराया। तो बस यही थी मेरी जर्नी। बढ़िया भाई उदित्य, चलो बहुत बढ़िया। अभी आपने अपनी स्कूलिंग के बारे में बताया एंड आपने ये बताया कि आपका पहला अटेम्प्ट था एनडीए 2023 में। तो हम एसएसबी पे भी आएंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा रिटर्न के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि 5 रिटर्न देना भी अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है, मैं जानता हूँ, मैंने भी बहुत रिटर्न दिया है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में भाई आप ये बताइए, पहली बार आपका रिटर्न नहीं निकला था, उसके बाद देखो द पॉइंट टू नोटिस, आफ्टर दैट दिस पर्सन इज गिवन 4 रिटर्न। बहुत बहुत ताजुब की बात है। तो अभी हम भाई से जानते हैं कि 4 रिटर्न लगातार कैसे निकालते हैं। भाई एनी रिटर्न टिप्स यू हैव, बताइए जरा। यार मैं बोलूंगा यूपीएससी में कंटेंट बहुत बड़ी चीज है। कंटेंट आपके पास इतना है, सिलेबस इतना है, और जब मैं पहली बार दे रहा था रिटर्न तो मेरे को लगता था कि सिलेबस कवर करना जरूरी है, बट उस टाइम वो किसी ने बताया नहीं, या फिर मैंने वो प्रीवियस ईयर देखे नहीं थे, मेरी भी गलती। तो मैं वो जज ही नहीं कर पाया कि कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, उसी से क्वेश्चन हर बार आएंगे, वहीं से बनना ही है, सिर्फ वही पढ़ो बहुत है। तो दूसरी बार मैंने जीएस पोर्शन छुआ ही नहीं, जीएस पोर्शन नहीं, जीके पोर्शन मैंने छुआ ही नहीं। साइंस और इंग्लिश मैथ्स
इन तीनों के भरोसे जाता था, हर बार जाता था, और इन तीनों के भरोसे ही मैंने 4 बार रिटर्न निकाला है, और चारों बार मेरे 400 के आसपास नंबर हैं, 396 के आसपास मेरे हैं। भाई देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप टू नो, ठीक है। मैंने 3 बार रिटर्न दिया है, मेरा 2 बार फेल हुआ, नहीं 1 बार फेल हुआ था, 2 बार है क्लियर। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, स्पेशली इफ इट इज अ फ्रेशर, ठीक है। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस देखा, सब पे थोड़े बहुत हाथ पाँव मारते हैं, लेट्स ट्राई टू कवर एवरीथिंग। पर वो ये दैट इज द रीजन, वो हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाते हैं। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, हिस्ट्री पढ़ते हैं, बट हिस्ट्री से पॉलिटी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स फ्रेशर्स हैं या जिनका भी रिटर्न फेल हुआ है, आप प्लीज ये नोट करिए। काफी लोग होते हैं जो साइंस के होते हैं, तो इससे जनरली लोग साइंस के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। लोग मैथ्स में स्ट्रांग होते हैं, लोग मैथ्स में अटेम्प्ट मारते हैं। आप लोग अपना एरिया पकड़िए जिससे भी आपको पता है कि आप स्ट्रांग है, एंड स्टिक टू इट, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम ए ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, देन जीएटी में यू माइट नॉट बी एबल टू डू केमिस्ट्री के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, लेकिन you can target SSC questions. Since he was from a science background, he targeted science questions. तो the trick is, जो I think उदित्य भी agree करेंगे, कि आप सिलेबस उठाओ, सिलेबस को एनालाइज करो, देखो कि आपके गुद्दे में क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, ठीक है। अपने हिसाब से सिलेबस को पढ़ो, एक टारगेट लेके चलो कि मेरे को 450 नंबर लाने हैं, क्योंकि 450 का टारगेट लेके चलोगे तो 400 तक आएंगे आपके, ठीक है। हमेशा होता है। तो 450 के अकॉर्डिंग पढ़ो, सिलेबस बनाओ कि आपको अगर 25 चैप्टर्स दिए हैं तो आप 20 चैप्टर्स कवर कर रहे हो, 15 चैप्टर्स कवर कर रहे हो, बट उनको ऐसे कवर करो कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप कर लो, ठीक है। एंड यार, जब हम रिटर्न पे है ही, तो एक बात और आते हैं। आई फील तुम पढ़ कितना भी लो, सबसे इंपॉर्टेंट काम ना पीवाईक्यू का आता है, वो लास्ट के 1 हफ्ते में। आई थिंक तू अग्री करेगा। हाँ हाँ, पीवाईक्यू का तो वो मेन रोल ही है, वो एक हफ्ते में वो रिवाइज ही पीवाईक्यू से होते हैं। वो पीवाईक्यू ना भाई, अगर इफ एनी ऑफ यू आर गिविंग रिटन इन द फ्यूचर, whenever you open पीवाईक्यू, तुम लोग को रियलाइज होगा कि दिस इज द सेम कुंडली। बेसिकली चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम को वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम और बटरस्कॉच फ्लेवर्ड आइसक्रीम में वो दे रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन को घुमा कर आके। ठीक है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना रहे हैं, उसके ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वहीं से रहे हैं, बट सब कुछ वहीं से बन रहा है। तो फोकस ऑन रिटन, ठीक है। बिकॉज रिटन का ये भी होता है, आपका स्कोर जितना ऊपर होता है, आपको एसएसबी की उतनी कम टेंशन होती है। बिलीव मी, वो अभी उदित्य भाई बताएंगे। चलिए, तो भाई रिटन कवर हो गया है। अब उदित्य जी, आप 3 बार एसएसबी देने गए हैं, बहुत हाँ। घाटों का पानी पी के आए हैं। बताइए, पहला अटेम्प्ट कहाँ पे था? मेरा एक पहली अटेम्प्ट थी 21 एसएसबी भोपाल। अच्छा, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? कॉन्फ्रेंस आउट, आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम देयर। You got conference out from there, okay. And your second SSB was in Jalandhar. या 31 एसएसबी जलंधर। 31 SSB Jalandhar. वहाँ क्या हुआ था? स्क्रीन आउट वहां तो बहुत बढ़िया, बुलाया भी बहुत नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई एसएसबी साला रद्दी पर doesn't give you respect at all भाई, धक्का मार के निकालते हैं। सही बात है, रिपीटर्स को तो ज्यादा निकालते हैं। रिपीटर को तो और भी निकालते हैं भाई। हमारे तीसरी बार में रिकमेंड हुए हैं, ठीक है। तो भाई हैज गॉन थ्रू एवरीथिंग, स्क्रीन आउट भी हुआ है, कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ है, ठीक है। अब जाके रिकमेंड हुआ है। जैसे मैंने भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं, पर मेरा इतना स्ट्रगल वाला नहीं रहा है। मेरा रहा है, मैं दोनों बार गया हूँ, दोनों बार रिकमेंड होके आ गया हूँ, तो मेरे को कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट का दुख दर्द पता नहीं है। वो भाई तब तो तुमने देखी ही नहीं एसएसबी। एसएसबी देखी ही नहीं है भाई, हम तो जाते थे, हम आ जाते थे। वो अभी हम पता करेंगे। तो भाई लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड एसएसबी ओनली, बिकॉज वहां पे देयर ऑब्वियसली मस्ट हैव बीन अ डिफरेंस बिटवीन योर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एसएसबी। तो तीसरी एसएसबी कवर करते हैं, एंड इन बिटवीन हम कवर करते रहेंगे आपने क्या क्या चेंजेस करें। ओके, कि एसएसबी के लिए प्रिपेयर कैसे करना, शुरू से बताना, पहले अटेम्प्ट से। यू वर कॉन्फिडेंस आउट, स्टार्ट फ्रॉम देयर। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब रिटर्न क्लियर हुआ तो ऑब्वियसली सब बोलते हैं कोचिंग चले जाओ, कोचिंग चले जाओ, विदाउट कोचिंग तो एसएसबी पॉसिबल नहीं है। तो हम भी चले गए कोचिंग, ऑफ कोर्स एलडब्ल्यूएस गए। सिखाया उन लोगों ने, अच्छा सिखाया, और प्रैक्टिस भी कराई, बट शायद उस लेवल की मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, या फिर मैं उतने अच्छे से एसएसबी को समझ नहीं पाया था कि व्हाट इज एसएसबी और उसमें करना क्या होता है। तो उसके बाद मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, फिर मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करी। कहेंगे ठीक है, सब प्रोसेस तो सीख ही चुके हैं, अब घर से ही करेंगे। तो दोबारा मैंने जलंधर के लिए घर से ही किया था प्रिपेयर, जब मैं दूसरी बार गया था।
तो उस बार भी स्क्रीन आउट हुआ मैं, लेकिन तीसरी बार ये चेंजेस थे कि मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो आज डीजी चला रहे हैं, और जो डीजी के ऑनर हैं लक्की भाई हैं, अपने अविनाश भाई हैं। तो इनके साथ मैं थर्ड टाइम प्रैक्टिस करता था, और मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, रात के 2-2 बजे तक इनको कॉल करके, हाँ भाई इसका थीम, ये स्टोरी, ये जीटीओ स्ट्रक्चर है, इसका कैसे करना है। तो रात के 2 बजे तक भी हम लोग करते थे, और मैंने इनके साथ ही प्रैक्टिस करी है। थर्ड अटेम्प्ट में मैं इनके साथ मतलब आई गेस 1 से 1.5 महीने मैंने इनके साथ दबा के प्रैक्टिस करी है, सिर्फ प्रैक्टिस करी है। तो थर्ड अटेम्प्ट मेरा यही चेंज था कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एसएसबी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे ओएलक्यू जो तुम्हारे भाई गाइस वी आर सो सॉरी फॉर द नेटवर्क इशू, थोड़ा सा मेरे एंड पे नेटवर्क इशू हो गया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उदित्य हमें बता रहे थे कि कैसे वो डीजे एसएसबी के साथ प्रैक्टिस 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 कर रहे थे एंड इवेंचुअली एसएसबी इज अ प्रैक्टिस गेम। तो भाई उदित्य बोलो, आप थर्ड अटेम्प्ट में आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी डीजे एसएसबी के साथ, एंड फाइनली जो भी ओएलक्यूज आपके अंदर थे वो ऑटोमेटिकली उभर के बाहर आ गए थे, राइट? मैं बता रहा था कि मतलब मैंने अविनाश भाई और लक्की भाई के साथ प्रैक्टिस करी, और हम लोगों ने मतलब वही प्रैक्टिस करी, और उसी प्रैक्टिस के कारण वो जो था मैं रिकमेंड हुआ, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो एसएसबी में जो रिक्वायर्ड है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई वो नहीं है कि ठीक है यू आर बॉर्न ऑफिसर वो चलता है, बट मैं बिलीव नहीं करता कि अगर तुम्हारे सामने अगर 11 पिक्चर लगातार आया एंड तुम विदाउट प्रैक्टिस जाओ और 11 पे अच्छी स्टोरी लिख के आओ, और ब्लैंक स्लाइड तो अलग से आती हैं, तो आई गेस प्रैक्टिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तो तुम आपको प्रैक्टिस करनी ही है एसएसबी के लिए। भाई दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, और इसमें मैं थोड़ा बोलूंगा भी। जैसे तो आप लोग को पता नहीं होगा ये द ऑडियंस, बट आई एम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, ठीक है? नो वन इज बॉर्न एन ऑफिसर भाई, बहुत पड़ती है मेरी भी बहुत, ठीक है? बहुत वो जब तक सुटाई नहीं होती है ना कुछ काम नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, उदित्य ने जितना बोला कि आप प्रैक्टिस करें, देखिए प्रैक्टिस ना, मैं अभी उदित्य यहाँ पे हम्बल है तो वो बोल नहीं रहे होंगे, बट देखो हर बंदे के अंदर ना वो बेसिक क्वालिटी होती भी नहीं है। You know the saying that common sense is not so common. वो कॉमन सेंस तो ऑफ कोर्स बहुत रिक्वायर्ड है। हाँ, so after you have the common sense, उसके बाद वो प्रैक्टिस आता है, ठीक है? तो एसएसबी के लिए अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है, आई वुड लाइक टू गिव यू वन टिप। आप ना एक बार आराम से आईने के सामने बैठिए और अपने आप को जज मारिए कि मैं कैसा इंसान हूँ बिना किसी फिल्टर के, ठीक है? बिना किसी फिल्टर के बिल्कुल सब खोल के रख दो एंड एक्सेप्ट करो, एंड उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करो, जैसे उदित्य भाई ने करा था, ठीक है? ऑब्वियसली उनके एक्सपीरियंस में भी बहुत कुछ निकला होगा, कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, स्क्रीन आउट हुए थे, बताएंगे अभी हमारे भाई, कुछ ना कुछ तो निकला ही होगा, काम करा होगा तो हुआ होगा। चल भाई उदित्य स्टार्ट करते हैं, साइक से स्टार्ट करते थे थर्ड एसएसबी के, ठीक है? तू मेरे को ये बता, हाउ वाज द, चल साइक भी छोड़, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है? बिकॉज इन योर सेकंड अटेम्प्ट टू स्क्रीन आउट हुआ था, राइट? यस। तो उसी के एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं। थर्ड एसएसबी में आ रहे हो, स्क्रीनिंग में आ रहे हो, कैसा लग रहा था? तो लग तो रहा था, बिकॉज मेरी रिपोर्टिंग थी 100 बंदों की रिपोर्टिंग थी, और उसमें 75 रिपीटर थे, 75, 25 ही फ्रेशर और स्क्रीन आउट थे। तो 75 में से मुझे पता था कि रिपीटर लेंगे, बट उतने नहीं लेंगे, उनको फ्रेशर और वहां से भी उठानी है। तो और ऐसा हुआ भी, 38 उन्होंने लिए, और उसमें से अराउंड अप्रोक्स 11 फ्रेशर थे, और बाकी बच्चे जितने हैं वो वही रिपीटर थे, 27 बच्चे जो वही रिपीटर थे। तो मुझे पता था कि 75 में 27 में आना वो मुश्किल तो रहेगा ही, बट मैंने वो करा था, मतलब डर तो लग ही रहा था। बट मैं बताऊं तो जब मैं वो नरेशन के लिए जा रहा था, तो मेरा ग्रुप सबसे लास्ट में था, और ये मतलब ये मेरे को सबसे वहां पे वो फायदा दिया था उसने। मैंने अपनी स्टोरी एसएसआर को सुनाने से पहले कम से कम 20 से 25 बार खुद से नरेट की थी जाने से पहले, कम से कम। तो फिर मेरी स्टोरी रटी हुई थी, मैं अंदर गया कॉन्फिडेंटली, मैंने बोला, और बाकी बंदों की भी स्टोरीज थी अच्छी खासी, तो डिस्कशन भी मैंने पार्टिसिपेट कर मतलब लाइक स्टोरी काफी, वो पिक्चर नॉर्मल सी थी, तो स्टोरी ग्रुप डिस्कशन में उतना वो नहीं हुआ, जीडी टाइप नहीं बना, तो किस मार्केट नहीं हुई फॉर्चुनेटली। तो मुझे बोलने का मौका मिला, और मैंने बोला भी, ग्रुप आगे बढ़ाया। वो कहते हैं कि ग्रुप फिश मार्केट में तो रुक जाओ, और जब लग रहा है कि कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो करो। तो वही करा मैंने, सिर्फ 2-3 बार बोली होगी जीडी में कि हाँ ओके जेंटलमैन, वी कैन ऐड दिस एक्शन, वी कैन ऐड दिस एक्शन, आई हैव डिस्कस मोर ऑन थीम, वी हैव डिस्कस मोर ऑन थीम, लेट्स मूव टू द एक्शंस। मैंने इतने ही बोले थे बस। तो बस जीडी में मैंने ज्यादा नहीं बोला, और उसके बाद फिर रिजल्ट की साइन बहुत हो रहा था, क्योंकि
मैं उन्होंने मेरा सबसे सेकंड लास्ट नाम था मेरा, सेकंड लास्ट भाई बोला था उन्होंने। जो फट के हाथ में आती है, आई कैन इमेजिन। मुझे लग रहा था अब नहीं आया, अब नहीं आया, अब नहीं आया। तो मेरा चेस्ट नंबर भी 90 था और 100 की टोटल रिपोर्टिंग थी और चेस्ट नंबर मेरा 90 था। तो उन्होंने बोला अब नहीं आया, अब नहीं आया। तो मैं आज छोड़ चुका था कि इस बार भी जाने वाले हैं घर, अगली बार देखते हैं। बट लास्ट में उन्होंने बुलाया तो उसके बाद थोड़ा जान में जान आई। वहां वहां लगा था कि वो रिकमेंडेशन से बड़ी चीज लग रही थी, स्क्रीन में होता वहां पे कुछ भाई तो हुआ। ये ना जेन्युइन फीलिंग होता है, मेरे को भी याद है जब मेरा पहला एसएसबी था ना। चल एसएसबी में होता है कि ये लोग ना चेस्ट नंबर जंप मार देते हैं तुम्हारा, उसके बाद वापस घूम हाँ के आते हैं और फिर वापस बोलना स्टार्ट करते हैं। मेरे को याद है पहले अटेम्प्ट में जब मैं ट्वेल्थ अपियरिंग के उसमें गया था, तो मैंने ना बहुत फुद्दू सी कहानी बनाई थी। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं स्क्रीन लूंगा, ठीक है। होना होता तो ओआईआर के दम पे होता, नरेशन के उसके होता, बट स्टोरी जितनी फुद्दू बन सकती थी उतनी फुद्दू बनी थी। तो उस बंदे ने, असिस्टेंट ने मेरा चेस्ट नंबर जंप मार दिया, एंड मेरे पीछे वाला मेरे को ऐसे शोल्डर पे रख के बोल रहा है, भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वो तो होते ही है। मैं ऑलमोस्ट रोने की कगार पे हूँ। फिर वो बंदा 64 के बाद चेस्ट नंबर 2 बोलता है, मैं बोलता हूँ भाई शायद से वापस आ जाएगा। रेकमेंड होने पे इतनी खुशी नहीं होती है जितना स्क्रीन होने पे होती है। 5 दिन रहने को तो मिलेगा भाई कम से कम। मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये सीधा सीधा सीक्वेंस वाइज भी नाम अनाउंस, चेस्ट नंबर अनाउंस कर सकते थे, बट एसएसबी वालों की गांड मस्ती तो देखो। देखो भाई एसएसबी वाले भी मस्त मस्ती खो रहे हैं। लेते अच्छे से। चलो बढ़िया भाई। तो स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग थोड़ा होता भी है डिफिकल्ट यार, मतलब काफी अनसर्टनिटी रहता है। मतलब मैंने देखा पीआर लोग भी एक्चुअली आउट हो जाते हैं, प्रीवियसली हाँ होते रिकमेंडेड हैं। काफी आउट होते हैं। स्क्रीनिंग में थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा मेरी भी फटती थी स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग तो ऑफ कोर्स चल वो ठीक। है। कुछ तो लगता है कि वहां पे, लगता है कि कुछ तो है एसएसबी वहां पे जाने के बाद स्क्रीन में। सही बात है, वो भी तुम 100 120 बंदों को साथ में देखते हो, तुम्हारा खुद घाट पड़ के हाथ में आ जाता है कि भाई ये तो पूरा झुंड आ चुका है। बट चलो ठीक है भाई। तो मूविंग ऑन, आपका स्क्रीनिंग हुआ, कितने लोग स्क्रीनिंग हुए थे तेरे बैच में? 38। अच्छा खासा नंबर है भाई, 38 कम लोग नहीं है। 38 तुम्हारे 4 बैच बने होंगे जीटीओ के। हाँ 4 बैच बने थे। बहुत बढ़िया। 9 9 और 10 10 का था। चलो अब स्क्रीनिंग आप हो गए हो, तो साइक के बारे में बताओ। अगले दिन साइक होगा, क्या क्या प्रिपेयर करके गए थे साइक के लिए पहले तो, एंड व्हाट हैपेंड इन साइक एट एफएसपी? साइक के लिए वो पिक्चर्स तो हैं ही डीजी पे, भेज रखी हैं अविनाश भाई ने और लकी भाई ने। तो वो प्रैक्टिस मैंने करी थी, पिक्चर्स प्रैक्टिस करे थे, एक्शंस प्रैक्टिस करे थे। एक्शंस के लिए मैं प्रेफर करता था चैट जीपीटी, जो मेरे को एक्शंस नहीं समझ में आते थे। जैसे मैंने प्रोफेशन, ऑफ कोर्स मैं बीएससी कर रहा हूँ अभी, तो मेरे को सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो मैं चैट जीपीटी करता था कि सिविल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं, उनके प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, उन प्रोजेक्ट में वो कौन से टर्म यूज करते हैं। तो मैं वो चैट जीपीटी करता था, उसको लिखता था, एंड देन वो स्टोरी में लाने की कोशिश करता था ताकि थोड़ी वो डिटेलिंग बढ़ जाए, डिटेलिंग पे फोकस करने की कोशिश करता था। तो टैट के लिए मैंने तो यही करा था। वैट और एसआरटी खुद से करता था। वैट और एसआरटी तो ऑफकोर्स चैट जीपीटी उसके लिए इस्तेमाल नहीं करता था। और वैट प्रैक्टिस करता था, और वैट मैंने अप्रोक्स 1500 1600 वैट प्रैक्टिस करे होंगे। 1500 तो 1600? हाँ उसके उसके आसपास ही थे वो। 500 तो लकी भाई ने भेज ही रखे थे, और उसके अलावा भी अदर बुक से और कोई और वर्ड मिल जाता था तो प्रैक्टिस इस हिसाब से कर रखी थी। और हर एक वर्ड पे मैं मतलब कोशिश करता था कि 2 से 3 तो बने ही, ताकि अगर सेम वो होते वहां पे भी वो यू नेवर नो कि सेम ही वर्ड 2 बार रिपीट हो जाए साथ में। तो मैं कोशिश करता था कि हर वर्ड पे 2 से 3 सेंटेंस तो मिनिमम बने ही। और एसआरटी में आई ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन डिटेलिंग, आई नेवर गो ऑन नंबर्स। 50 कर लो, 53 कर लो, मैंने 45 से कभी ज्यादा नहीं करी। 45 इज माई, मतलब मेरे को लगता था ये क्रॉस कर लिया तो ओके है। तो 45 इज माई, मतलब मेरे को लगता था कि ये टच स्टोन है, इसको कर लो, इसको कवर कर लो, बस हो गया। और एसडी एसडी तो रटने का खेल है, प्रिपेयर करो, रटो, लिख दो जाके। तो एसडी के लिए आई टोटली डिपेंडेंट ऑन माई इंटरव्यू। इंटरव्यू में मैंने जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालाइज करी थी कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये किस अकॉर्डिंग मेरी किसके लाइक मेरी पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मेरी क्या वीकनेस है, सेम मैंने एसडी में भी लगा दी। तो यहाँ से मेरी साइकोलॉजी अच्छी खासी हो चुकी थी, मेरे को साइकोलॉजी पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था अपने। तो उस दिन मैं गया, और ऑफकोर्स मेरा साइकोलॉजी ही था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वहां पे। मतलब 11 पिक्चर्स में से
6 से 7 पिक्चर्स पहले से देखी हुई थी, तो उनको मैंने देखने में तो टाइम वेस्ट नहीं किया, जो पुरानी पिक्चर्स थी उनको कंप्लीट करा और जो नई पिक्चर्स थी उन पे लिखा और हर एक स्टोरी 13 टू 14 लाइन में तो गई थी मेरी, तो अच्छी खासी पूरी भरी हुई डोजियर लग रही थी, तो देखने में अच्छा लग रहा था कि कुछ तो लिखा है डोजियर में। और 60 बैट करे और बैट मैं बता दूं तो मेरे 2 बैट छूटे हुए थे और मैंने उनको हाथ पे लिख रखा था अपने। तो ये मैं मतलब ये नहीं बोलूंगा फ्रेशर्स ट्राई करें क्योंकि ये स्ट्रिक्टली रिपीटर्स के लिए है। उन्हीं के पास होती है वो एबिलिटी, वो हाथ पे लिख के ले गया मैं बाहर और एसआरटी के और उसकी बैट और एसआरटी के बीच में कोई बोर्ड देता है कोई बोर्ड नहीं देता है, हमारे वालों ने दिया था ब्रेक, तो पानी पीने तो गया था बट ऑफकोर्सली मैंने वो सोचा बैट सोचने के बाद वहां पे जब वो एसआरटी ब्रीफ कर रहे थे तो मैंने वो लिख लिए और उसके बाद फिर एसआरटी स्टार्ट करी। एसआरटी मैंने 45 यहाँ पे भी अटेम्प्ट करे थे, 45 कर लिया खत्म और देन एसडी कंप्लीट करी, तो अच्छा खासा मेरा डोजियर भरा हुआ दिख रहा था, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि साइकोलॉजी ऑफ कोर्स मेरे को रिकमेंड करने वाला है साइकोलॉजिस्ट, तो ठीक यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट मेरी बहुत अच्छी गई थी साइकोलॉजी। चलो गुड भाई। वैसे जो फ्रेशर वाला जो वैट वाला हैक बोला है भाई इसने, वो प्लीज तुम लोग ट्राई मत करना अगर जाते हो, ठीक है। हमारा बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट था, मेरे 5 वैट छूटे थे, मैं हाथ पे मैं भी 5 वर्ड लिख के गया था, सोचे कि भाई स्मार्ट है, लोग सोचते हैं लिख लेंगे। साला जब वापस आए तो असिस्टेंट ने बोल दिया कि अगर मैंने किसी को पकड़ लिया वैट लिखते लिखते तो सीधा कैंडिडेचर कैंसिल है। अब देख लो भाई बाकी तुम। बाकी भाई अपने रिस्क पे है, वहीं पे खत्म हो सकता अपने है रिश्ते बट बट वो भी कर सकते हैं, मैं बोलूंगा कि एसडी तुरंत कंप्लीट करो, देन जो वेट लिख रखे थे सोच रखे थे वापस आओ, वहां पे नहीं देखते हैं सर एसडी के समय, तो उनको लगता है या फिर इग्नोर करते हैं, आई डोंट नो, बट एसडी के समय भी वापस पलट के लिख सकते हो, बट आई विल स्ट्रिक्टली मतलब मैं नहीं सजेस्ट करूंगा ऐसा, 60 एक साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ऑन योर ओन रिस्क भाई, ऑन योर ओन रिस्क, खुद से करो, ठीक है। तो गुड भाई उदित्य। बाकी तूने बोला था बीच में तू एलडब्ल्यूएस से गया था ना, तो हाँ तेरे को बेसिक मैं फर्स्ट अटेम्प्ट यू वेंट टू एलडब्ल्यूएस से, तो हाँ बेसिक स्ट्रक्चर तेरे को एलडब्ल्यूएस से पता चल गया था, बट आफ्टर दैट यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, राइट? यस एंड उसके बाद तू स्क्रीन आउट भी हुआ है। हाँ अब देखो भाई, अब व्हाई आई एम फिक्सेटिंग ऑन दिस इज बिकॉज उदित्य भाई हमारा बंदा सेम ही है, ठीक है। आई पर्सनली बिलीव कि एवरी पर्सन हैज अ सेट ऑफ क्वालिटीज जो सब में अच्छी होती हैं, ठीक है। मतलब अनटिल एंड अनलेस तुम पूरे ही फुद्दू इंसान हो, ठीक है, एसएसबी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ लोगों को रियलाइज हाँ करने में क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोचिंग जाने से ना जाने से उतना फर्क नहीं पड़ता है। कोचिंग जाने का मेन पॉइंट इज मुद्दा है कि आपको पता होना चाहिए कि एसएसबी क्या है और स्ट्रक्चर पता चल जाए। अगर स्ट्रक्चर पता चल गया फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर है तुम अपने आप को कितने अच्छे से जानते हो और अपने आप को कितने अच्छे से दिखा पाते हो और कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। हाँ आई थिंक इसमें डीजी का भी थोड़ा हाथ था बिकॉज थर्ड अटेम्प्ट में तुमने प्रैक्टिस बहुत करी थी। हाँ डीजी का ही हाथ था, अविनाश भाई लकी भाई ने, उन्होंने मैं जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए जा रहा था तो लकी मेरा एलडब्ल्यूएस से दोस्त था, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में गया था तो वो मेरे रूममेट ही था, तो अच्छी खासी दोस्ती थी हमारी, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं करता था बट उतने उतने फ्रीक्वेंसी के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था सेकंड अटेम्प्ट में और लकी के साथ, तो बट कभी कभी करी थी, तो उसने बताया था कि तेरी साइकोलॉजी सही नहीं जा रही है, मेरे को लगता था हाँ, मेरे को भी लगता था कि ये सही नहीं जा रही है, मैंने बस वो करे थे बट मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था, मैंने दिसंबर बाई गेस मेरी एसएसबी थी और नवंबर में मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन एसएसबी के लिए, तो ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा कि ओके इस बार पूरी तरह से वहां जाएंगे लकी के पास, वहीं से प्रैक्टिस करेंगे, जो होगा देख लेंगे। तो अविनाश भाई अपने डेली पीपीडीटी कराते ही थे, तो आई गेस मैंने भी पीपीडीटी के करीब 50-60 तो पीपीडीटी करी ही होगी, रेगुलर कराते ही थे, तो मैं डेली करता था, डेली अटेंड करता था सेशन, और तो पीपीडीटी मेरी अच्छी खासी हो गई थी यहाँ से, और वो प्रैक्टिस टीएटी की कभी लाइक दोपहर में एक सेशन होती थी पीपीडीटी की और एक रात में होती थी जो अदर मतलब जो अदर प्रोसीजर है उसके लिए, तो वहां पे टैट कभी करा दिए, कभी जीटीओ स्ट्रक्चर्स करा दिए, कभी इंटरव्यू करा दिया कुछ, तो वहां से अच्छा खासा चल रहा था, और बाकी बाद में मैं अविनाश भाई उनका पर्सनल नंबर है मेरे पास, लकी भाई का भी पर्सनल नंबर है, तो मैं उनसे कांटेक्ट करके उनसे प्रैक्टिस करते रहता था। दैट्स गुड भाई। मतलब इसमें मैं डीजी और कोचिंग का कुछ नहीं बोलूंगा, बट मेरे को पर्सनली लगता है तुम्हारे पास कुछ 2-3 बंदे होने चाहिए जो तुम्हें लाठी मार के आगे बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। मेरे को जेन्युइनली लगता है तुम्हारे दोस्त राइट, हो, तुम्हारे कोचिंग वाले हो, पर 2-3 बंदे होने चाहिए जो मुंह पे चपेटा मार के बोल रहे हो कि भाई तू गधा ही है, तू गधावंती कर रहा है, ठीक ठाक कर ले।
गालियां भी व्यक्त थी बट ठीक लग रहा था कि सुधारने के लिए बक रहे हाँ हैं। नहीं, वो होना चाहिए भाई, वो थोड़ा ग्रुप रहता है ना, मजा आता है, क्योंकि अकेले करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तुम्हें पता भी नहीं अकेले चलता, समझ में नहीं आता कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा अकेला पता ही नहीं चलता है, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। अगर तीन चार बंदे होते हैं तो कंपेयर करने के लिए रहता है, क्योंकि सबके पास अपना अपना एक्सपीरियंस है। आई फील वहां पे डीजी ने थोड़ा मदद करा था, क्योंकि ग्रुप बना हुआ है तो सबका वो था। चल, नेवर माइंड, उसको रहे। छोड़ते हैं। अब इंटरव्यू पे आते हैं। जो लोग एसएसबी नहीं गए हैं भाई, इंटरव्यू रूम ना थोड़ा सा डिंजी सा होता है, वैसी लाइट कम होती है वहां पे। वो घुसते ही थोड़ी हॉन्टेड रूम वाली फीलिंग आती है। सामने एक बंदा चश्मा ऐसे करके क्या बैठा हुआ होगा रहता है साला। और वो एजेड भी काफी होते हैं। वो इंटरव्यूअर मैंने देखा ही नहीं कोई यंग। मैं तीन मतलब गया हूँ, मैंने कभी इंटरव्यूअर यंग देखा ही नहीं। उनकी आवाज भी कम आ रही होती है और अच्छी खासी डिस्टेंस होती है। तो एक तो बार बार पूछना पड़ता है व्हाट सर, व्हाट व्हाट, सुना ही नहीं दे रहा होता वो क्या बोल सही रहे हैं। बताओ, मैं तो अपना इंटरव्यूअर ही नहीं देखा है। मैं अपने इंटरव्यूअर को जैसे देखता था ना, मेरी गार्ड बढ़ जाती थी। तो मैं तो भाई, मैं सीधा दीवार को देख रहा होता था कि भाई इंटरव्यूअर को देख लिया, ये मेरी आंखों में आंखें डालेगा, मैं वहीं पे पिघल जाऊंगा, मेरा थैंक यू हो जाएगा। हॉन्टेड हाउस होता है भाई इंटरव्यू, कोई आसान बात नहीं है। तो भाई इंटरव्यू पे आता है थोड़ा। तो एक बार आप थोड़ा हम्म, एक्सप्लेन करो व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू इज, जिन व्यूअर्स को नहीं पता है इंटरव्यू कैसे होता है। कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स होते हैं, पीआईक्यू होता है, सीआईक्यू होता है, आप ये थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो सो दैट एवरीवन गेट्स टू नो व्हाट इट इज। एंड आप इसके पहले एक बार स्क्रीन इन हुए हुए थे, सो कंपेयर दिस इंटरव्यू टू दी अटेम्प्ट जिसमें आप पहले स्क्रीन इन हुए थे। दोनों के इंटरव्यूज को एक बार कंपेयर करना, ठीक है? ओके। तो पीआईक्यू बेसिकली वो अब तो पहले मैनुअल था, अब तो ऑनलाइन ही हो गया है। पीआईक्यू भरने रहते हैं आपको, आपने क्या क्या करा। वो बेसिकली आपकी जन्म कुंडली है। आपने अब तक क्या क्या करा, कहाँ से स्कूलिंग करी, कितने परसेंट थे आपके। आपके दोस्त तो नहीं बट आपने क्या हॉबीज परस्यू कर रखी है, आपने क्या इंटरेस्ट परस्यू कर रखा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप क्या कर रहे हो, आप क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, घर पे क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। तो अच्छी खासी वहां पे पूरी डिटेलिंग मिल जाती है। आपके फादर क्या करते हैं, आपके ब्रदर कितने हैं, आपकी सराउंडिंग में उनकी सराउंडिंग से आइडिया मिल जाता है। फिर आप अपने जगह लोकेशन बताते हो, आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है, आपका आप कहाँ करेंटली रह रहे हो। तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन फ्रेम करने में उनको आसानी होती है। तो बेसिकली आपकी जन्म कुंडली है जिससे वो भिगो भिगो के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो और सीआईक्यू इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, नथिंग। सीआईक्यू के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बट इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन जो हर स्टैंडर्ड होता है, वही पूछते हैं हर इंटरव्यू जाते जाते ही। ओके, दिस इज योर पीआई, और वो पीआईक्यू ही होता है। पीआईक्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर इंटरेस्ट। तो उसी पे सीआईक्यू चलता है। सर रैपिड फायर क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन एक साथ बोल देंगे और आपको सेम सीक्वेंस में आंसर करना होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरी जो जिसमें रिकमेंड हुआ उसमें बताता हूँ। मेरी साइकोलॉजी खत्म हुई, एज सुन एज मेरी साइकोलॉजी खत्म हुई, उन्होंने नीचे ग्राउंड में बुलाया और बोला ओके थैंक यू, आपकी इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। तो 2.5 घंटे का साइकिल किया रहा है बंदा, और उसके बाद फिर ओके ठीक है चलते हैं। बहुत बढ़िया। और उन्होंने लंच भी नहीं करवाया। बोले आपका, और सबसे बड़ी न्यूज थी कि आपका इंटरव्यू प्रेसिडेंट साहब खुद लेने वाले हैं। तो चलो ठीक है, वो भी सेट कर चुके हैं और उन्होंने लंच भी नहीं कराया। गए वेटिंग रूम में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, बुला लो, अब बुला लो। अंदर से तो रहती है बुला लो, अब तो मरे जा रहे हैं, बुला लो। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, बुला लो। और तो आधा घंटा वेटिंग रूम में मेरा चला। उसके बाद फिर उन्होंने बुलाया अच्छा, प्रेसिडेंट तो साहब। तू पहला बंदा था और तूने आधा घंटा वेट करा? हाँ वहां पे आई डोंट नो, उन्होंने बुलाया, डायरेक्ट बुलाया, वहां से खत्म करा, फिर वेटिंग रूम में बिठा के आधा घंटा वेट भी कराया। मैंने कहा इससे अच्छा तो लंच ही करा भाई देते। पहला बंदा तो मैं भी था, लेकिन मैं तो आया साला, बैठ भी नहीं पाया मैं वेटिंग हॉल में, मेरे को वैसे ही बुला दिया। मैं थक 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 दिल कर रहा है, अंदर जा रहा हूँ। साला बैठने तक का टाइम नहीं मिला था मेरे को तो। बट चल कंटिन्यू, बोल तू। तो फिर प्रेसिडेंट साहब बुलाए, उन्होंने बिठाया आराम से, फिर क्वेश्चन पूछना शुरू करे। और मेरे को इस बात ये आइडिया था कि ऑफ कोर्स रिपीटर और फ्रेशर का तो आइडिया होता है कि आपसे सीआईक्यू नहीं पूछे जाएंगे। आपको पता है कि रिपीटर हो आप, एक से दो सीआईक्यू पे आपसे 15 मिनट ही लेगा, उससे ज्यादा वो लेने ही नहीं वाला। वो आपसे बेसिकली जाएगा आपके हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा वो डीपली जाने वाला है। तो इसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा था। और जियो पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स जियो पॉलिटिक्स में मेरे को पता था कि इस बार जियो पॉलिटिक्स घुमाने वाले ही हैं वो, क्योंकि आप रिपीटर हो चुके हो, इतना तो आइडिया आपको आ चुका है। तो जियो पॉलिटिक्स में प्रिपेयर करके गया था। तो अच्छी खासी 50 मिनट की इंटरव्यू थी। और मैं बताना चाहूंगा 50 मिनट में 35 मिनट से ऊपर सिर्फ जियो पॉलिटिक्स था और कुछ भी नहीं था। तो अच्छी खासी डीपली पूछी गई। ओके ठीक है, कौन सा वो कंट्री है जिसके साथ इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव वो
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था यूएस का उस समय, फिर क्या इश्यूज हैं, क्यों नहीं इंडिया कर पा रहा है, क्या तेरे सोल्यूशंस क्या है, क्या क्या करना चाहिए। तो अच्छी खासी फिर आई गेस उस समय और भी कुछ तो इवेंट, आई थिंक इसराइल वाला इवेंट चल रहा था, तो उससे भी अच्छे खासे पूछे थे। इसराइल और ईरान का चल रहा था आई गेस, वो यूरेनियम इनरिच कर रहा था ना आई गेस उस समय। तो उससे भी क्वेश्चन पूछे पूछे। और फिर तो जियो पॉलिटिक्स अच्छा खासा चला। और उसके बाद सर्विस नॉलेज उन्होंने ज्यादा पूछी नहीं, सर्विस नॉलेज डायरेक्ट पूछा कौन सा रेजिमेंट ज्वाइन करना है, कौन सा वो ज्वाइन करना है कोर। तो मैंने बोला ठीक है, वो इन्फेंट्री और रेजिमेंट वगैरह पूछी, ज्यादा उससे पूछा नहीं। और वेपन्स वगैरह पूछे कि कौन इन्फेंट्री में कौन कौन से वेपन्स है इंडियन आर्मी के पास। और उससे ज्यादा पूछा नहीं। पूरे इंटरव्यू में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बता पाया था, वो था सर्विस नॉलेज का। व्हाट इज, उन्होंने पूछा था इंसास का फुल फॉर्म बता, मैंने बोला ओके ठीक है, इंसास का फुल फॉर्म पता है मेरे को, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। फिर उन्होंने पूछा कि इसको सिस्टम क्यों बोलते हैं। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चल रहा था कि 3 गन आती हैं जो इंसास पे हैं, इंसास एलएमजी, इंसास इंसास असॉल्ट राइफल और कार्बाइन। तो मेरे को लगा कि मैं ये बोल दूं, बट मैं गेस नहीं करना चाहता था, तो मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो। तो ये एक क्वेश्चन था, सिंगल क्वेश्चन, जिसका मैंने पूरे इंटरव्यू में आंसर नहीं करा था। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने इंटरव्यू के आंसर करे थे। और कंपेयर टू द लास्ट, जब मैं इंटरव्यू देने गया था भोपाल, वहां पे उन्होंने सिर्फ सीआईक्यू पे घुमाया था, जियो पॉलिटिक्स नथिंग, जियो पॉलिटिक्स नो सर्विस नॉलेज, सिर्फ सीआईक्यू। ओके ये तेरा ब्रदर है, तू अपने ब्रदर के साथ खुद को कंपेयर कैसे करता है, तेरे फादर है उसके साथ क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो ये सब ज्यादा ये क्वेश्चंस काफी थे, और इस अटेम्प्ट में वो नहीं थे। बट मैं दोनों के लिए प्रिपेयर था, इससे मैं सबके लिए प्रिपेयर था कि ओके ठीक है मैं। और अभी लक्की भाई ने मेरे 2 इंटरव्यू लिए थे, अविनाश भाई ने 2 लिए थे, अनुराग भाई ने मेरे 1 लिए थे, और एक आई गेस याद नहीं, बट मैं 6 इंटरव्यू टोटल देके गया था ऐसे जाने से पहले अपने एसएसबी। 6 इंटरव्यू टोटल देके गया था। तो कॉन्फिडेंस तो था कि ठीक है आंसर्स तो आते हैं, और सारे डोमेन में प्रिपेयर करके गया था, वेदर इज सीआईक्यू, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और जो भी थे सर्विस नॉलेज। तो इंटरव्यू मेरा भी काफी अच्छा गया था। तो यहाँ खत्म होने के बाद मेरे को ये रियलाइज हो चुका था कि 2 एसएसएस मेरे को पास करने वाले हैं। इतना तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता था, अब जीटीओ मेरे को कॉन्फिडेंस करना था। है भाई का तो मैं वापस भाई, आया निकल रहे हैं तो असेसर तो पास कर ही देंगे। मेरा इंटरव्यू तो मेरा इंटरव्यू तो आई डोंट नो सर डू यू नो दिस, आई डोंट नो सर डू यू नो दिस, आई डोंट नो सर चल रहा था बस। मैं तो रोते रोते निकला था भाई, पर चल ठीक है। बढ़िया भाई बढ़िया। एंड तेरा पहला इंटरव्यू कैसा था? हाउ वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू? फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा भी यही चला था, आई डोंट नो सर। यही वाला सीन चल रहा था, सॉरी सर आई डोंट नो, आई विल लेट यू नो इन कॉन्फ्रेंस, यही चल रहा था। बट वो पहला सीआईक्यू था, तो सीआईक्यू पे तो बोल नहीं सकते हैं, बट वही कुछ मैंने वो मेजर फॉल्ट करे थे वहां पे, लाइक मैं वहां सेल्फ सेंट्रिक ज्यादा था आई गेस। मैंने जब खुद को वहां पे करा था कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद, तो उन्होंने से सिमिलर वो जब मेरे से पूछा था कि अपने अपने और अपने ब्रदर, मेरा बड़ा भाई है, उससे कंपेयर कर। तो उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि हु इज बेटर इन यू एंड योर ब्रदर। तो मेरे को लगा आई गेस मेरे को अपने वहां पे मैंने बोल दिया था कि मैं हूँ। बट मेरे को वहां पे लगा कि मैंने गलती करी, मेरे को बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए था कि कुछ चीजों में वो अच्छा है, कुछ चीजों में मैं अच्छा हूँ। और ये मेरे को बाद में पता चली थी जब मैं डीजी के साथ कनेक्ट हुआ था, तो अविनाश भाई ने ही बताई थी कि बैलेंस अप्रोच रखना होता है। वो किसी की भी ज्यादा तारीफ, किसी की भी ज्यादा बुराई करनी नहीं होती, बैलेंस अप्रोच रखना होता है। तो वहां पे मेरे को नहीं पता था, बट इस वाले में पता था। तो ये डिफरेंस था दोनों इंटरव्यू में। गुड यार, वेरी गुड। 6 इंटरव्यू, बहुत मदद करी है दोस्तों ने आपकी। 6 इंटरव्यू ऑफकोर्स बहुत होता है भाई। बहुत चलो बढ़िया यार बढ़िया। तो अब चल स्टार्ट है। अब भाई चल इंटरव्यू हो गया है, आपके जीटीओ पे आते हैं। जीटीओ थोड़ा सा वैसे भी रोलर कोस्टर राइड ही होता है, 2 दिन चलता है अपना जीटीओ। तो भाई हाँ। पहले आप बताओ जीटीओ के लिए प्रिपरेशन कैसे करी? एलडब्ल्यूएस में आई एम श्योर पट्टा बली तूने करा होगा। आई पर्सनली नेवर डिड हाँ पट्टा बली, तो आई पेड फॉर इट ऑल्सो इन माई फर्स्ट एसएसबी। बट तूने करा था, आई थिंक थोड़ा बेटर ही रहा होगा। तो ये बता, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर जीटीओ? तेरा अप्रोच क्या था जीटीओ को लेके, कि इनडोर टास्क कैसे करने हैं, आउटडोर टास्क कैसे करने हैं, ग्रुप का डायनामिक्स कैसे हैंडल करना है तेरे को? एंड उसके बाद एक्सपीरियंस पे आते हैं। रिकमेंडेशन अटेम्प्ट का बताओ एंड अपने पिछले अटेम्प्ट का बताना। कंपेयर करना व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स जो आपने पिछले अटेम्प्ट में खराब करी थी या आपको लगा जिसकी वजह से आप शायद से कॉन्फिडेंस आउट हुए होगे, एंड व्हाट वर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू इम्प्रूव इन योर थर्ड।
तो जीटीओ के लिए मैं एलडब्ल्यूएस गया था, तो वहां से बेसिक मेरे को आइडिया थे ही कि जीओआर क्या होता है, जीओआर कैसे करना होता है, फट्टापल्ली टास्क कैसे करने होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल क्या होते हैं, उनको कैसे करने होते हैं। तो वहां से मेरे को अच्छा खासा आइडिया मिल चुका था। और फिर इस बार मैंने ये करा था कि सिर्फ मैंने जीडी जीडी पार्ट के लिए प्रिपेयर करा था, जीपी पार्ट के लिए प्रिपेयर करा था कि मैं जीपी प्रैक्टिस करता था और जीडी प्रैक्टिस करता था। और बाकी बचा फट्टा वाली टास्क, वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स के वो फोटोज हैं ही, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अपलोडेड हैं। सोशल मीडिया प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट रोल है भाई, तो वहाँ पे मिल जाता है तुमको सब कुछ। तो मैंने वहां से डाउनलोड करे और फिर स्ट्रक्चर सॉल्व करता था बस वो माइंड में ही कि हाँ यहाँ पे ये लगा देंगे, और अगर ग्रिल करेगा इस पे क्या ग्रिल कर सकता है, तो रेड इसको रेड कर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं स्ट्रक्चर्स में ही, तो उसी तरह करा मैंने। और बाकी मेरे को ये क्लियर था कि मेरे को जीडी जीपी और जीओआर और पीजीटी में अगर मैंने लीड ले लिया, देन नो वन इज गोइंग टू टेक द लीड फ्रॉम यू। तो वहां पे मेरे को ये इन चार टास्कों में, और ये सबसे लंबे टास्क भी होते हैं, तो इन चार टास्कों में मेरे को अच्छा करना था, तो मेरा ये क्लियर था। और लास्ट टाइम जब मैं गया था, तो मैं लास्ट टाइम से बताता हूँ, लास्ट टाइम मैंने जीडी मेरी जीडी बहुत अच्छी गई थी, और जीडी में मैंने अच्छे खासे पॉइंट्स दिए थे, लॉजिकल पॉइंट्स दिए थे। जीबी मेरी काफी अच्छी गई थी, ऑल्दो मैं ग्रुप नरेशन कभी दोनों बार मैंने नहीं दिया है जीपी का, ना इस बार दिया हूँ और ना ही मैंने जब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था तब दिया था। तो जीपी मेरी काफी अच्छी गई थी, बट पीजीटी में मेरे से ये गलती होगी ना, जब मैं पहले स्ट्रक्चर पे गया तो पहले स्ट्रक्चर पे मैंने इनिशिएटिव ली, मैं आगे चला गया। बट दूसरे स्ट्रक्चर पे मेरे को लगा कोऑपरेशन दिखाना चाहिए, तो दूसरे स्ट्रक्चर्स में मैंने अपना मेरे जो हथियार थे, मैंने अपना पट्टा दूसरे बंदे को दे दिया गलती से, और फिर वो आगे निकलता चला गया फोर्थ सेक्टर तक, और मेरे को याद भी नहीं करा उसने। फिर वहां से ये पता चलता है कि जो बंदे आपके साथ 2 दिन तक अच्छे थे ना, और वो जीटीओ शुरू होने के साथ ही वो पट्टा शुरू हो जाते हैं, दो दो बंदों में, एक एक बंदों में, इसके साथ है वो उसके साथ टीम अप कर चुका है। तो कॉपरेशन की बात करूँ तो वो कॉपरेशन सिर्फ आपको तब तक दिखता है जब तक आप साइकोलॉजी में हो, जब तक आप इंटरव्यू में हो, उसके बाद जीटीओ में देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉपरेशन, सब रिकमेंड होने जा रहे हैं, सबको इनिशिएटिव लेना है, सबको पट्टा बल्ली लेना ही अपने हाथ में। हाँ, इसीलिए सब तो मित्र इस तोड़ बार होते मैंने हैं। ठीक है, इसीलिए सब मित्र तोड़ भी होते हैं। यहाँ कॉपरेशन रखना होता है, जरूरी है। कॉपरेशन का मतलब ये नहीं कि कॉपरेशन मिथ है, देखो। कॉपरेशन का मतलब ये नहीं कि तुम अपने चांस दे दो। कॉपरेशन का मतलब ये है कि दूसरों के आइडिया सुनो, अगर तुम्हारे आइडिया उससे बेटर है उसको मौका दो, अगर तुम उसके आइडिया समझ पा रहे हो तो तुम इम्प्लीमेंट कर दो। बट ये नहीं कि तुम्हारे पास फट्टा है, तुम्हारे पास बल्ली है, तुम आगे हो फिर भी तुम पीछे चले गए, कोई ना कॉपरेशन दिखाएंगे। नहीं, ये नहीं होता। कॉपरेशन का मतलब होता है तुम्हारे पास आइडिया है, तुम लगाओ, दूसरों की आइडिया सुनो, ऑफकोर्स सुनो उनको, अपना आइडिया बताओ, दैट इज द कॉल्ड कॉपरेशन। अगर कोई आइडिया लगा रहा है तो उसको हेल्प करो, रस्सी बांधने में जो तुम कर सकते हो, फट्टा संभालने में, वो अच्छा खासा भारी 15 किलो का फट्टा होता है, तो वो संभालने में, बल्ली संभालने में, ये करो। और यहाँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, वो जो लोड देते हैं उसको तुमने कभी नहीं छोड़ना है, लोड हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तो लोड को नहीं भूलना है। और वहां से तुम्हारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक कोयल क्यू क्लियर कट दिखती है, और लाइवलीनेस, ये दो चीज नहीं छोड़ना है, लाइवलीनेस और जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा क्लियर कट दिख सकता है वहां पे, तो तुमको दिखाना ही है। तो ये क्लियर था, और इस बार मैंने यही करा था। मैं गया, मैंने अपॉर्चुनिटी ली, पट्टा बल्ली फिर मेरे हाथ में आई, तो मैंने अपॉर्चुनिटी ली, मैंने अपने आइडियाज लगाए। और आइडियाज ऐसे थे कि मेरे आइडिया एक स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर पे वी गॉट स्टक, हम फंस गए थे। फिर मैंने आइडिया दिया और वहां पे अपना आइडिया निकाला, लगाया, और फिर मैंने ग्रुप को वहां पे आगे लेके गया। तो पीजीटी मेरी अच्छी खासी चली गई थी, जीडी जीपी इस बार भी मैंने अच्छी अच्छी गई थी। और जीपी की सबसे खास बात यह है कि मैंने 1.5 पेज का सोल्यूशन लिख दिया था पहले ही। 1.5 पेज अच्छा खासा होता है। भाई, तो मेरे को ये पता था कि अगर जीपीएसएसआर ने चेक करी तो वो डिटेलिंग पे ही मेरे को नंबर दे देगा, आई नो नीड टू पार्टिसिपेट इन द जीडी। फिर भी मैंने करा था। और जीडी अच्छी खासी, जीपी की जीडी सबसे टफ जीडी होती है, मैं ये बोलूंगा। वहां पे आपकी कोई नहीं सुन रहा होता है, सब बोल रहे होते हैं, सबके पास सबने सोल्यूशन लिख रहा होता है, सबको पता होता है क्या करना है, यहाँ पुलिस बुलानी है, यहाँ वो करना होता है, सबको पता है। तो वहां पे आपको अच्छा खासा वो लगाना पड़ता है, आपको वॉइस रेज करनी ही पड़ती है। तो मैंने यही करा, और ग्रुप सोल्यूशन तो नहीं दे पाया, बट मेरा कंट्रीब्यूशन था ग्रुप में, मैंने कुछ लॉजिकल पॉइंट्स दिए थे। और उसके बाद पीजीटी मेरी अच्छी चली गई थी। और फिर जीओआर की मैं बात करूँ तो पिछली बार मेरा था कि मैंने ये करा था कि वहां पे भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिखती है कि आपको स्नेक हैंडल करना है, तो मैंने इस बार से स्नेक हैंडल करा था। बट इस बार में मैंने ये करा था कि दो स्ट्रक्चर जो आगे के थे, इंफिनिटी वाले, और वो जो वो पहला स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने सबसे आगे रह के सबसे पीछे रह के क्रॉस किया। बट जो थर्ड स्ट्रक्चर था, वॉल,
वहां पे मेरे को लगा था कि वहां पे मैं कॉपरेशन दिखा सकता हूँ, तो मैं नीचे रहा, वहां पे आगे पहुंच गया मैं और नीचे रहा और अपना हाथ लगा के दूसरों को ऊपर चढ़ाया। तो यहाँ पे वो मैंने जीओआर अच्छा कर लिया। उसके बाद पीजीटी एफजीटी, यहाँ तक आपको पता चल जाता है कि आपके ग्रुप में कॉपरेशन करने वाला बंदा है कौन। आप उसको ढूंढ चुके होते हैं कि आपके ग्रुप में कॉपरेट कौन कर रहा होता है और कौन ग्रुप का भांग घोषणा कर रहा है। ठीक है, आपको पता होता है। तो आप उस हिसाब से फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हो एचजीटी में। ठीक है, आप ग्रुप टास्क में आप उसी तरह करते हो कि ठीक है ये कॉपरेट कर रहा है, इसके साथ कॉपरेशन करना है, जो कर रहा है उसको छोड़ते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। फिर कमांड टास्क लेक्चरेट वेक्चरेट तो अपना होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल तो अपना होता है, उसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं। बट इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल मैंने करे थे, मैंने 7 इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल ही कर पाया था इस बार 10 में से। और फिर लेक्चरेट ठीक है अपना होता है। फिर कमांड टास्क की बारी आई, तो कमांड टास्क में भी आपको पता होता है किसको किसको बुलाना है, क्योंकि आपको पता है वही कॉपरेट करेगा, बाकी कॉपरेट नहीं करेंगे आपके साथ उनको। और फिर सबसे प्यारा सीन ये फिर वो एचजीटी तो खत्म हो जाती है वहां पे, तो ऐसे सब ध्यान भी नहीं दे रहे होते हैं, वो बस बंद करके देख रहे होते हैं, ओके मैंने एसएस कर लिया है, उनको रिजल्ट पता होता है किसको रिकमेंड करना है किसको नहीं करना है, कौन बॉर्डर लाइन केस है। तो वो देख लेते हैं। उसके बाद एचजीटी खत्म होने के बाद जो आप वापस जा रहे होते हैं ना, सबसे प्यारा मोमेंट उसी समय रहता है। सबको पता है कि किसने किसका क्या बिगाड़ा है, और सब दुश्मनी वहीं पे निकल रही होती है, तूने ये करा है, तूने वो करा है, तू और डोमिनेट कर रहा था, तू रिकमेंड नहीं होने वाला, तू रिकमेंड होने वाला। सबको पता होता है वहां पे, सब समय से सर बच जाते हैं सारे के सारे। मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, तो मैं उठा और जैसे ही खत्म हुई मैं चुपचाप कैबिन लाइन में गया, आउटपास की तैयारी करी और निकल गया। और फिर आउटपास से आने के बाद ऑफकोर्स मैं आने के बाद तुरंत सो गया। और ऑफकोर्स उसके बाद फिर हमारा कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। कॉन्फ्रेंस में भी काफी अजीब सी हुई जब सर, मेरा चेस्ट नंबर आने वाला था। बिफोर, इससे पहले हम कॉन्फ्रेंस पे जाए ना, अभी उदित भाई ने एक चीज बोली है कि एफजीटी के बाद ना पूरे ग्रुप को पता होता है किसने क्या करा है। ठीक है। जीटीओ में ना, मैं माय पर्सनल टेक इज कि अगर जीटीओ नहीं भी रहेगा ना, तब भी अगर तू 2 दिन ग्रुप को छोड़ देगा, वो ग्रुप ही बता देगा कौन रेकमेंड होने लायक है कौन रेकमेंड होने लायक नहीं, और एक्चुअली वही होता है। पूरे वही ग्रुप को होता है, पता होता है कि कौन हो रहा है वो कौन आपस नहीं में हो रहा है। डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन रिकमेंड होने वाला है कौन नहीं होने वाला जीटीओ में ना है। यार, मतलब देर इज नो, देख जैसे इंटरव्यू में तुम तब भी ट्राई मारते हो कि मैं कुछ बोल दूं, इफ आई एम इन अ बैड सिचुएशन आई ट्राई टू गेट माई सेल्फ आउट ऑफ द बैड सिचुएशन, है ना। बहुत होता है कि मान ले मैं कहीं फंस गया हूँ, मैं कुछ ना कुछ आंसर दूंगा, इंटरव्यू ऑप्शन निकल जाएगा। जीटीओ में होता है कि अगर तुम फंस गए हो ना, तो तुम्हारा फेलियर इज वेरी अपेरेंट इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब वो प्रॉब्लम कहीं जा नहीं रही है, तुम अटके हुए हो, जीटीओ तुम्हें सोल्यूशन दे नहीं रहा है, तुम अटके ही हुए हो, तुमको भी पता है तुम अटके हुए हो, जीटीओ को भी पता है तुम अटके हुए हो, ग्रुप को भी पता है तुम अटके हुए हो। तो जीटीओ के बाद ना थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है एक्चुअली कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। पर वो तो ऑब्वियसली कैंडिडेट। और जीटीओ में मेरे को लगा था कि जीटीओ पर्सनली मेरे को आ, ये यही बंदों ने जैसे मिथ है, मैं नहीं बोलूंगा कि ये सच्चाई है, बट मिथ है कि वो जो एसएसआर होता है कमांड टास्क में उनको पहले बुलाते हैं जिन्होंने पीजीटी और वो स्ट्रक्चर जिन्होंने अब तक जीटीओ पार्ट में अच्छा कर रहा होता है, उसको सबसे लास्ट में बुलाते हैं, और जो खुद्दू खुद्दू बंदे होते हैं जिसको रिकमेंड नहीं करना होता है उसको पहले बुलाते हैं। तो मेरा ये था सीन कि उन्होंने सबसे पहले कमांड टास्क शुरू होते ही सबसे पहले मेरा जिस्म बुलाया। सबसे पहला स्ट्रक्चर ही था मेरा। और मतलब रिलेटिवली इजी था, जो बाकी बंदों को दे रहे थे उससे तो रिलेटिवली मेरे को ठीक ठाक ही लगा, मतलब ज्यादा कुछ टफ नहीं था, मीडियम लेवल्स था। और 2 से 3 बार उन्होंने ग्रिल करा था, ज्यादा वो ग्रिल कर भी नहीं रहे थे, वो बोले कि हाँ ये वाला नहीं कर सकता, दूसरा बता तीसरा बता। वो मतलब 3 बार उन्होंने सोल्यूशन पूछे एक स्ट्रक्चर पे, मैंने 3 बार बता दिए, तो उसके बाद उन्होंने ग्रिल करा नहीं मेरे को। और मैंने काफी जल्दी खत्म कर, आई गेस 5 से 7 मिनट में मैंने अपना कमांड टास्क खत्म कर दिया था मैंने। तो लग रहा था। और फिर जब वो जा रहे थे वापस, तो वो बोल रहे थे कि तेरे को सबसे पहले बुलाया है, तू खुद बंदा है ग्रुप का, तेरे तू तो रिकमेंड नहीं होने वाला है। तो एक अलग वो दिमाग में चल रही होती है कि अरे यार कुछ तो है ये, सही, सब तो सही दिमाग कर रहा है, अब क्या। दिमाग का बहुत घुमा फिरी होता है वहां पे, जो कैंडिडेट का पता नहीं कहाँ से कौन सा मिथ निकलता है। मेरे को याद है मैं लास्ट गया था, साला लोग तब भी बोल रहे थे कि मैं नहीं होऊंगा, मैं बोलता भाई अभी तो लास्ट गया हूँ, अब तो बोल दो हो जाऊंगा। बट वहां पे अलग आपकी मतलब हो रही होती है, और अलग से बंदे बोल रहे होते हैं ये तो नहीं होने वाला, ये तो सबसे पहले क्या था। सही में भाई, सही में। चल कॉन्फ्रेंस पे आते हैं अब। इंटरव्यू हो गया है, जीटीओ हो गया है, साइक हो गया है। जीटीओ से आ गए हो, आउट पास होके आ गए हो, कैसा लग रहा है? अब लग रहा है रेकमेंड हो गया तीसरे अटेम्प्ट में? हाँ, लग तो रहा था कि दो तो एसएसआर मेरे को कंफर्म था कि वो दोनों मेरे को पास करेंगे। आई आई एम मतलब आई एम डैम श्योर कि वो दोनों करने वाले हैं, मेरे को उनको रिजेक्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। और बट जीटीओ पार्ट में मेरे को लग रहा था डर।
ऑफ कोर्स जीटीओ आई मतलब सारे बंदों ने वो दिमाग खराब कर रखा होता है ऑलरेडी। तो जीटीओ पार्ट में मेरे को लग रहा था कि कुछ तो करा है मैंने, या फिर कुछ कुछ बहुत बुरा परफॉर्म करा है मैंने, या फिर कुछ अच्छा करा है। बट मेरे को वो कंफर्म था। तो और कॉन्फ्रेंस जब स्टार्ट हुई, कॉन्फ्रेंस चल रहा था। देन सबसे प्यारा इंसिडेंट हुआ तब जब उन्होंने जब मेरे से पहले वाले जस्ट नंबर को बुलाया, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर वो फ्लिप कर दिया, 180 डिग्री टर्न ले लिया, मेरे को बुलाया ही नहीं, सबसे लास्ट वाले बंदे को स्टार्ट कर दिया बुलाना। वहां से लगा कि अरे यार ये क्या कर रहे चुद हैं। गए गुरु भाई, चुद गए वहां पे गुरु। भी अलग लेवल पे प्रेशर था, अलग लेवल पे फट रही थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मतलब लग रहा था कि भाई। और फिर मेरा सबसे लास्ट में हुआ था कॉन्फ्रेंस, सबसे लास्ट में मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ था। और फिर जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो कॉन्फ्रेंस में तो ज्यादा पूछा नहीं उन्होंने, बकवास क्वेश्चन वही कैसा था, क्या आउटपास पे क्या 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 तूने आउटपा अपने होम टाउन और यहाँ पे क्या डिफरेंसेस दिखे देखे तूने, यही सब, कितने दोस्त बनाए, क्या सीखा, हाउ वाज द स्टे। तो मेरे को लग रहा था कि या तो मैं क्लियर कट आउट हूँ या तो क्लियर कट इतना रिकमेंड निकल्ला हूँ। तो नहीं हूँ कि बट वापस कुछ क्लियर तो कट है। आउट हो जाऊंगा, तो अंदर ही होऊंगा। मेरे को यहाँ से लग रहा था कि दो ऐसे सर ने पास करा है, तो या तो मैं क्लियर कट रिकमेंडेड हूँ, या तो मतलब लग रहा था कि हाँ रिकमेंड तो हूँ। तो फिर कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, मैं गया लंच खा के, लंच खाते समय ऑफ कोर्स मैंने लंच हो नहीं रहा था, बट करा मैंने, क्योंकि एसएसबी वाले खाना भी अच्छा देते तो आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो फिर लंच करने के बाद मैं वहां पे इकट्ठा हुए सब बंदे, वही डिस्कशन चल रहे होते हैं, तू रिकमेंड होने वाला होता है, तेरी तेरी कॉन्फ्रेंस लंबी चली है, तेरे डिस्कशन लंबे चले हैं, तू होने वाला है, तू नहीं होने वाला है, वो तो क्लियर कट रिकमेंडेड है। तो ऐसा ही था वहां पे, मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब था। तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मैं चुपचाप जाके कोने में बैठा हुआ था। और फट रही थी, बहुत ज्यादा फट रही थी। फिर रिजल्ट आया, और इस बार उन्होंने ये करा कि सीक्वेंस वाइज नाम लेना ओए, शुरू किया। सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी, सीक्वेंस वाइज उन्होंने जस्ट नंबर बुलाना शुरू किया फॉर रिकमेंडेशन। तो और हमारा ग्रुप शायद उनको सबसे अच्छा लगा, 10 में से 5 बंदों को रिकमेंड कर दिया, जिसमें से 3 पीआर थे, 2 भाई रिपीटर साहब। थे। तो 3 पीआर रिकमेंड किया और 3 रिपीटर को रिकमेंड किया। तो अच्छा खासा था वहां पे। और फिर जब जस्ट नंबर अनाउंस हुआ तो लगा हाँ ठीक है, कुछ तो करा है। 2-3 बंदे रो रहे थे, बट मेरे को लगा वहां पे ठीक है, इतना बड़ा भी अचीव नहीं किया कि रोना निकल जाए, बट ठीक है कुछ तो करा है वहां पे, अच्छा फील हो रहा था। और बस यही था वहां पे, लगा कि कुछ तो अचीव करा है यहाँ पे गुड जाके। भाई, गुड, वेरी गुड। वंडरफुल पॉडकास्ट भाई, जर्नी भी मस्त ही रही है आपकी। अच्छा, सो फॉर ऑल द व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी इंसान अगर है जिसने एक से ज्यादा अटेम्प्ट एसएसबी में दिया है, ठीक है, पास हुआ है पास नहीं हुआ है की बात नहीं है। अगर कोई भी बंदा एक से ज्यादा अटेम्प्ट दे रहा है ना भाई, बहुत बहुत जिगरा चाहिए होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वापस एसएसबी जाने के लिए, ठीक है, तुम स्क्रीन आउट होते हो, कॉन्फ्रेंस आउट होते हो, तुम रेकमेंड भी हुए हो, तो दूसरी बार जाने में बहुत फटती है भाई, ठीक है। तो रिपीटर्स के लिए मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है। जब मेरे को याद है, मैं भी जब दूसरी बार गया था, मेरी भी बहुत फटी थी। पता नहीं होता है भाई, बहुत जान लगती है वापस एसएसबी जाने के तो लिए। न्यू नेवर तो यू नेवर नो एसएसबी, कोई नहीं समझ सकता बहुत जान लगती है भाई क्या जाने कर के दे लिए, वो। तो इमेंस रिस्पेक्ट भाई। 3 बार एसएसबी गए हो, रेकमेंड हुए हो, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा भाई, अब नाउ दैट वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, थोड़ा सा लेट्स रैप इट अप। अब आप ये बताओ, जब तूने जर्नी स्टार्ट करी थी, सबसे पहले तो रिटर्न फेल हुआ था, ठीक है। उसके बाद तू 2 बार एसएसबी में गया है, या हाँ 2 बार एसएसबी में गया है, तू 2 बार आउट हुआ था, फिर अब तीसरे अटेम्प्ट में जाके तू अभी इन हुआ है। तो इफ यू कुड गिव अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग आउट एनी एडवाइस, हम्म। पर्सन हु इज स्टार्टिंग आउट, पर्सन हु इज अ रिपीटर, एनी जनरल एडवाइस जो लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई करके they can help themselves in order to clear SSB, or not even clear SSB, so that they can become better people in life, आप 3 पीसेस ऑफ एडवाइस दे दो। यार मैं बोलूंगा कि सबको एसएसबी जानी चाहिए। आप वेदर यू गेट रिकमेंडेड, यू गेट स्क्रीन आउट, यू गेट कॉन्फ्रेंस आउट, आप सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो। मेरे को पर्सनली ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, मैंने इतना घूमा है तो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है। तो आप दोस्त बनाना सीख जाते हो। आप 5 दिन में ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे वो। और तो एसएसबी सबको जानी चाहिए। मैं तो ये एडवाइस करूंगा, नेवर मिस एनी एसएसबी, जाओ। खाना खाने ही जाओ, खाना भी अच्छा देते हैं। तो जाओ एसएसबी देने। और मैं ये बोलूंगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। फ्रेशर को रिकमेंड करते हैं, अच्छे खासे नंबरों से रिकमेंड करते हैं फ्रेशर को। फ्रेशर को अच्छे खासे नंबर देते हैं, 400 प्लस देते हैं, 400 400 से ज्यादा भी देते हैं। तो
इफ यू आर फ्रेशर तो आपको स्ट्रिक्टली मैं बोलूंगा कि अच्छी गाइडेंस लो, बिकॉज एसएसबी में सबसे जो रिक्वायर्ड है वो है गाइडेंस। गाइडेंस एंड प्रैक्टिस, दो चीज जो आपको रिकमेंड नहीं करा सकती और करा सकती है, अगर आपके पास सही गाइडेंस है, आपको सही रास्ता पता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है एसएसबी में, तो ही आप रिकमेंड हो पाओगे। और दूसरा प्रैक्टिस, आपको रास्ता दिखा दिया बट चलना आपको खुद है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। तो मैं यही बोलूंगा, वेदर यू आर फ्रेशर और वेदर यू आर रिपीटर, मैंने सब देखा है, तो वेदर आप स्क्रीन आउट भी हो तो नेवर गिव अप, क्योंकि आर्मी वालों के पास वो ऑप्शन ही नहीं होता है, गिव अप नहीं करना है भाई, लगे रहो होता है। इनसाइट, अपने अंदर के इनसाइट्स को देखो, क्या आप गलती कर रहे हो। और मैं प्रॉपर वो करता था, जब मैं स्क्रीन आउट हो गया आया या जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया आया, मैं पेज निकालता था, पेज पे मैंने लिखता था कि हाँ ये गलतियां करी, वो बंदा क्यों स्क्रीन हुआ, वो बंदा क्यों रिकमेंड हुआ, उसने क्या करा था। तो मैंने पेज पे लिख रखा है, और अभी भी मेरे पास पेज है, वो मेरे डायरी में पड़ा हुआ है। तो खुद को देखो कि क्या गलतियाँ करी, क्या सुधार सकते हैं, और सही गाइडेंस लो। एंड फॉर गाइडेंस आई विल प्रेफर यू टू जॉइन डीजी। और वहाँ पे आपको अविनाश भाई, लकी भाई मिल जाएंगे, अस्मित भाई मिल जाएंगे वहाँ पे आपको, वो आपको गाइड कर देंगे, वो आपको बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट करना आपको खुद है। ठीक है, प्रैक्टिस लगेगी आपकी, अच्छी खासी प्रैक्टिस लगेगी। मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैं रिकमेंड हुआ तो मैंने मिनिमम 400 स्टोरीज तो लिखी ही होंगी, 400 भरी हुई है मेरी कॉपी, तो समझ 400 सकता हूँ स्टोरीज मैं। लिखी थी, 1600 1500 1500 1600 बैट लिख रखे थे। और एस आर टी भी यही मैंने 10-15 सेट प्रैक्टिस करी थी। जीपी, मैंने जीपी जो कोई प्रैक्टिस नहीं करता, जीपी तो कोई प्रैक्टिस नहीं करता, मैंने जीपी भी 7 से 8 जीपी प्रैक्टिस कर रखी थी प्रॉपर लिख के। और सोल्यूशन तो पता नहीं कितने जीपी का, मैं ऐसे ही मतलब माइंड में, हाँ ये कर देंगे ये टाइम पे वहां पहुंच जाऊंगे, उसका कोई काउंट नहीं है, तो मैंने जीपी प्रैक्टिस करी। तो वेदर यू आर फ्रेशर और वेदर यू आर रिपीटर, गाइडेंस एंड प्रैक्टिस बस भाई, दिस इज ओनली एसएसबी, बस गाइडेंस और प्रैक्टिस का खेल है बस, और नथिंग। ओएल क्यू वो सब आपके अंदर आ जाता है, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पता चल जाएगा, जब आप वहाँ पे एक्शन में लिखोगे कि यू डिड दिस, वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिख जाएगी कि तुमने कैसे ऑर्गेनाइज करा वो, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो वो खुद आ जाएगा तुम्हारे अंदर। तो दैट इज ऑल भाई फ्रॉम माई साइड। अच्छा, थैंक यू सो मच बस। ब्रो आदित्य। इसके पहले हम पॉडकास्ट खत्म करते हैं, मैं भी दो तीन चीज़ थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग ओएलक्यू। मैंने पूरे पॉडकास्ट में ओएलक्यू का कहीं मेंशन नहीं करा था, एंड फॉर अ गुड रीजन मेंशन नहीं करा था, क्योंकि कैंडिडेट्स को मुट्ठी भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ओएलक्यू होता क्या है मेरे हिसाब से तो। मतलब क्योंकि एक बार अगर पता चल जाता है ना ओएलक्यू क्या होता है, तो वो ओएलक्यू झलक, जो जो बिल्कुल छिड़कना स्टार्ट करते हैं ना हर जगह ओएलक्यू। आई रियली बिलीव कि भाई तुम जो जो कर रहे हो करो, ठीक है। ओएलक्यू दिखाना तुम्हारा काम नहीं है, जो तुम कर रहे हो वो दिखाना तुम्हारा काम है। ओएलक्यू ढूंढना किसी का काम है, उसको वो ढूंढने दो भाई, ठीक है। तुम टेंशन मत लो वो कैसे ढूंढ रहे हैं। सो फॉर ऑल द कैंडिडेट्स आउट देयर, आई वुड रेकमेंड भाई, ओएलक्यू तो भूल जाओ कुछ होता है सबसे पहले, ठीक है। तुम अपने डेली लाइफ पे काम करो। आप देखो वेर यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर डेली लाइफ। एंड देखो उदित्य ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था। द फर्स्ट टाइम ही केम बैक फ्रॉम हिज एसएसबी आफ्टर फेलिंग, उसने अपनी डायरी में लिखा था कि इस बंदे ने क्या करा कि ये स्क्रीनिंग हुआ, इस बंदे ने क्या करा कि ये रेकमेंड हुआ। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल स्पिरिट टूट जाती है अंदर से। तुम आए और थोड़ा सा होता है, मतलब फेलियर लेके आए हो, घर पे वापस आ रहे हो, बताने में भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई पास नहीं हुए, 5 दिन के लिए गए थे, बहुत कुछ होता है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो कि समथिंग वेंट रॉन्ग, दैट इज वाई आप रेकमेंड नहीं हुए थे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि लोग नहीं चाहेंगे कि आप रेकमेंड ना हो। आई नो दिस पर्सनली बिकॉज फ्रॉम एन असेसर साइड दे वांट टू रेकमेंड यू, ठीक है। वो रोकने के लिए नहीं बैठे हैं। इट्स कॉल्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, नॉट रिजेक्शन बोर्ड। वो सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। तो आप काम करो, आप जाओ, एंड डेफिनेटली सब सिलेक्ट होंगे। सबके अंदर होता है भाई, बेसिक क्वालिटी ना सबके अंदर होती है, बस वो उभारने की बात होती है। So the one advice I would like to give is that surround yourself with good people. Surround yourself with people जो आपको एक दर्शन दिखा सके, मतलब जो आपको मुंह पे एडवाइस दें। सही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, गलत कर रहे हो तो मुंह पे बता दे गलत कर रहे हो तुम, ठीक है। बिकॉज एक बार अगर आपको वैसा सर्कल मिल जाता है और गाइडेंस मिल जाती है ना दोस्तों की, काफी हेल्प होता है। वरना आधे लोग होते हैं जो शुगर कोट करते रहते हैं कि भाई उनको पता है जो गलत कर रहा है, तब भी बोल रहे हैं नहीं भाई तूने तो मस्ती करा, एसएसबी में ही कुछ चूतियापा होगा। कुछ नहीं होता है, ठीक है। तुमने कहीं यहाँ गए, इससे तुम नहीं हुए हो। तो बताने के लिए भी लोग चाहिए सही बात होते हैं। है। आई फील डीजी वहां पे थोड़ा अच्छा है।
बिकॉज कम्युनिटी बनी हुई है, लोग बता देते हैं कि भाई देख, मतलब देर इज नो जजमेंट। जो लोग को लगता है लोग खुले दिल बताते हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट एसएसबी ऑल्सो, वी जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव हु वी आर। एसएसबी सिलेक्ट करता है नहीं करता है नहीं करता है, बट सबको पता है नो वन इज परफेक्ट, तो वी जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। सो थैंक यू सो मच भाई उदित आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई नो मेडिकल का थोड़ा सा सीन हो रहा है आपका, ठीक है, आई थैंक रियली यू भाई। होप इस अटेम्प्ट में नहीं अगले अटेम्प्ट में आप कभी ना कभी पहुंच जाए। गिव अप नहीं मारना है, ठीक है, हम भी गिव अप नहीं मार रहे हैं, आप भी गिव अप मत मारो, सब हो जाएगा, बस। ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।